हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीडीटी ने ITR 1 एंड ITR 4 को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए नोटिफाइड कर दिया है ITR 1 एंड ITR 4। ITR 1 एंड ITR 4 तो हम सब जानते थे कि बहुत पहले से ही ये था, बट इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। ओके, ITR 1 में पहले जो सैलरीड एम्प्लॉय होते थे वो अपना सैलरी दिखा के वो अपना फाइल कर देते थे, दैट वाज इजी। बट अभी क्या है ना, अभी इंडिया में डीमैट अकाउंट बहुत खुल गया है। ओके, नियरली 14 से 15 या 16 करोड़ की आबादी, 15 से 16 करोड़ पीपल डीमैट अकाउंट यूज करते हैं। तो जितने भी सैलरीड हैं वो अभी पहले क्या करते थे, एफडी करते थे या फिर एसआईपी करते थे। तो अभी क्या है ना, टाइम चेंज हो गया है। एफडी या आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट ये सब नहीं करके आदमी अभी क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनके साथ क्या हो रहा है ना, का कैपिटल गेन भी दिखाई दे रहा है। तो ये कैपिटल गेन के लिए उनको क्या करना पड़ता था, ITR 2 सिलेक्ट करके फाइल करना पड़ता था। अब ITR 2 सिलेक्ट करके फाइल करते थे या फिर ITR 3 में जाते थे, जो भी उनका जैसे भी रहता था। बट जो कि अब कैपिटल गेन इनकम बहुत जन के लिए एक नॉर्मल हो गया है। तो इसी चीज को एक इजी वे में लाने के लिए ITR 1 में एंड ITR 4 में कुछ चेंजेस किए गए। मैं सबसे पहले बता दूं ITR 1 के लिए, ITR 1 में क्या चेंजेस हुआ है। ये आपका ITR 1 का सहज फॉर्म है असेसमेंट ईयर 25-26। ITR 1 में आपको अभी क्या है, आपका अगर कैपिटल गेन है, ओके, कैपिटल गेन 112 ए में का अगर इनकम है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर इसका इनकम 1.25 लाख तक है, यहाँ तक आपको नील टैक्स रेट है, आप सबको पता है। इसके बाद आपका अगर उससे ज्यादा होता है कैपिटल गेन, आपका स्पेशल रेट जो है वो चालू होता है। ठीक है, 1.25 लाख तक आपका नील रेट है, जीरो है टैक्स रेट, इस यहाँ तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपका कैपिटल गेन है और 1.25 लाख तक है तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, ITR 1 का ये चीज आपको बताना पड़ेगा ITR 1 में। ये देखिए यहाँ पे, एग्जेम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन व्हिच नो टैक्स इज पेएबल, ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपने दिखा दिया अपना टोटल सेल्स कंसिडरेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 112A। ठीक है, मतलब बट ये कहां तक रहेगा, 1.25 लाख तक अगर है तभी आप ITR 1 में जाइए विथ सैलरी अगर है, नहीं तो आपको किस में जाना पड़ेगा, ITR 2 में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एज इट इज जैसे पहले भरते थे अपना, हम लोग का डिटेल्स वगैरह जाता था। ठीक है, सारा डिटेल्स वगैरह चला गया। और हाँ, और एक चीज जो इसमें चेंजेस हुआ है मैं आपको ये भी बता दूं, ITR 1 में ये जो 7th शेड्यूल का है, ये चीज अब मैंडेटरी कर दिया गया, इसमें टिक करना। 7th शेड्यूल में क्या आता था, 7th प्रोविजो में, सॉरी शेड्यूल प्रोविजो में जो आता था 1, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप 1 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर हाई कैश डिपॉजिट हुआ है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल किए हैं, जो वो अगर एक्सपेंसेस जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ, वो वो उसके वजह से अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैंडेटरीली टिक अनटिक जो भी है ये करना पड़ेगा। ये अब मैंडेटरी हो जाएगा। मैं आपको ये चीज बता दूं, कैपिटल गेन के साथ अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड लॉस या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस या फिर कैपिटल गेन लॉस है, लॉस है आपका अंडर दी हेड कैपिटल गेन का सेट ऑफ के लिए, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कैपिटल के साथ सेट ऑफ या फिर आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस, ये सब कुछ आपका ITR 1 से नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो भी ऑल बैंक अकाउंट सारे, आप खाली क्या पहले क्या था, एक बैंक अकाउंट डाल दिए उस पर आप रिफंड के लिए टिक कर दिए, वो ही डिटेल्स ऑनली जाता था, नहीं, सारे बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको भरना, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अदर्स जो भी है वो सारा डिटेल्स पुट करना पड़ेगा, और कोई भी एक अकाउंट को आप रिफंड के लिए टिक करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, कैपिटल गेन का अगर सोचिए कोई इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे, ठीक है, मैं अभी ITR 1 के लिए ही बात कर रहा हूँ, इंट्राडे कर रहे हैं या फिर बिजनेस इनकम है,
एफ एंड ओ वाला, ठीक है, या फिर कोई भी कैपिटल गेन का जो कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ओनली क्या आएगा 112 ए में जो आपका लॉ एलटीसीजी है, अगर आपका एक 1.25 लाख तक है विथ सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी के साथ, वो आप तब आप आईटीआर 1 में जा सकते हैं। समझ आया आपको? नाउ कम टू आईटीआर 4। आईटीआर 4 में ये सब तो अपने मैं आपको बता दिया, 7 प्रोविजन वाला भी बता दिया। मेन जो सबसे चीज है जो आपको समझने में एक प्रॉब्लम आ सकता है, ये अब ये क्या है, ये है इसमें देखिए क्या बताया है। सबसे पहले बताया हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 बीएससी सबसेक्शन 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन 10 आईईए। मतलब मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ, ठीक है, और भी असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। अगर आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में ये आईटीआर 4 किसके लिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जो लोग जाते हैं, आपको ध्यान होगा आईटीआर फॉर्म फॉर के थ्रू वो जाते हैं। तो सबसे पहले इस यहाँ पे आते हैं 24-25 में। अगर आपने 24-25 से क्या डिफॉल्ट रिजीम क्या था, पहले ये बताइए। डिफॉल्ट रिजीम था आपका न्यू टैक्स रिजीम, समझ आया, न्यू टैक्स रिजीम। बट क्या हो गया, उसमें ऑप्शन दिया गया 10 आईईए फॉर्म को फाइल करके आप ओल्ड में जा सकते, ठीक है। तो एट दैट टाइम अगर 24-25 असेसमेंट ईयर में आपने 10 आईईए फॉर्म पर ओल्ड में गए थे, अगर ऑप्टिंग आउट हो गए थे, आप यहाँ पे यस कर कीजिएगा, और फिर उस टाइम का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर डिटेल्स जो भी था एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो आपको फर्निश करना पड़ेगा, डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। तो अभी आपको पूछा जाएगा डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। आपको इस साल के लिए पूछा जाएगा क्या आप ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं कि नहीं। अगर ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप नो करते हैं, ठीक है, अगर आप नो करते हैं, बोलेंगे कि नहीं मैं अब इस साल क्या मैं करना चाहता हूँ, मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 में मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू रिजीम में जाऊं। न्यू रिजीम में अगर आप जाना चाहते हैं, फिर आप क्या कीजिएगा 10 आईईए ऑप्ट आउट फॉर न्यू, मतलब करंट असेसमेंट ईयर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं 25-26 के लिए, तब आपको फिर 10 आईईए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ओल्ड रिजीम के साथ ही कंटिन्यू करूंगा, देन आप यहाँ पे ये टिक कर दीजिएगा डू यू विश टू कंटिन्यू, मतलब रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर, विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर, और यहाँ पे डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। मैं आपको यही पूरा जो बता दिया। आप अगर पहले क्या है, अगर आपने पहले सोचिए न्यू डिफॉल्ट था, अगर आप लास्ट ईयर ओल्ड में चले गए, तो इस साल आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का 10 आईईए का एक्नॉलेजमेंट नंबर, एसीके नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग, ये डिटेल्स पुट कर देना है, ठीक है। फिर आपको सवाल पूछा जाएगा क्या आप इस साल भी ओल्ड रिजीम से ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप यस कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं। अगर बोलते हैं नहीं मैं न्यू रिजीम में जाना चाहूंगा, तो फिर से 10 आईईए फॉर्म फाइल कीजिए एंड फिर आप न्यू रिजीम में कंटिन्यू रहेंगे। समझ पाए आप मेरा बात को? देखिए मैं आपको ये लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 बीएसी सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। मतलब आपने क्या लास्ट असेसमेंट ईयर में ओल्ड रिजीम लिया था बाय फाइलिंग 10 आईईए फॉर्म। अगर आपका आंसर यस है, आपने लिया होगा, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट रिजीम न्यू था, आपने ओल्ड लिया होगा, तो आप क्या कीजिए डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर 10 आईई का वो यहाँ पे फिल कीजिएगा, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन पूछा, डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए क्या आप वही जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपका आंसर यस होगा या नो होगा। यस हो गया तो टिक कर दीजिएगा, देन नो इशू। अगर नो है, अगर नो है तो लास्ट टाइम आपने क्या किया, लिया था ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू इस साल लेना चाहते हैं देन आपको 10 आईईए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर, कोई इशू नहीं। नाउ कम टू दिस, अगर आपका आंसर है
कि 24-25 में आपने जो है ऑप्ट आउट नहीं किया था, ठीक है, आपने ऑप्ट आउट नहीं किया था, आपने न्यू टैक्स रिजीम कर लिया, लेकिन आपने क्या ना 10 IEA फॉर्म फिल किया था इवन आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर 10 IEA फॉर्म फाइल करे तो कोई मतलब आपको न्यू में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि प्लीज सिलेक्ट नो इवन इफ फॉर्म मतलब आपने फाइल किया है तो 24-25 के लिए, ठीक है, तो आपने नो में सिलेक्ट किया मतलब आपने तब लास्ट ईयर में आपने न्यू में गए थे, ठीक है। अच्छा, तो आपको पूछा जा रहा है डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करेंट असेसमेंट ईयर, मतलब क्या करंट असेसमेंट ईयर में आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, तब आपका अगर आंसर यस है यस कीजिएगा और करंट असेसमेंट 25-26 में आप 10 IEA फॉर्म फाइल करके उसका डिटेल्स यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आते हैं, डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, यस या नो, आपका क्या विश है उस हिसाब से आप करंट असेसमेंट ईयर में आप क्या कौन सा मतलब ओल्ड में जाना चाहते हैं न्यू में जाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर यस करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा, इसका डिटेल्स देना पड़ेगा। समझ आया आपको? देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्यों बताया गया है, बिकॉज ITR 1 एंड ITR 2 में मोस्टली कौन जाते हैं, ITR 1 में कौन जा रहे हैं सोचिए, सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए हर साल वो चेंजेस कर सकता है, मतलब इस साल ओल्ड लिया अगले साल न्यू, ओल्ड न्यू कर सकता है, तो वहां पे सैलरीड एम्प्लॉय जाते थे। ये किसके लिए है, ये ITR 4 के लिए है। अगर लास्ट ईयर अपने ITR 1-2 फाइल किया था तो आपके लिए नॉट एप्लीकेबल पहले आप टिक कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है पहले हेडिंग क्या है, ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम 10 IEA फॉर्म, क्या ये लास्ट ईयर आपने लिया था, इसका बेनिफिट क्या लिया था, तो आप आए बोले कि नहीं ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो आपको पूछा इस साल आप क्या करना चाहते हैं, करंट मतलब ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से, अगर यस है तो फिर आप इसका फाइल करके डिटेल्स भरिए। समझ आया ये नॉट एप्लीकेबल क्यों बताया गया? तो नॉट आप हम लोग जैसे सबसेक्शन पढ़ते हैं ना, ये है A23 का C सबसेक्शन, उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्या चेंजेस है बताया गया था, हाँ हाउस प्रॉपर्टी के तो ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ और एक चेंजेस क्या था, पार्टनर्स हाँ इस पे भी ऑल बैंक डिटेल्स अकाउंट्स आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और एक सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर रिफंड के लिए, ठीक है। इस पे भी देखिए कैपिटल गेन अंडर सेक्शन नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ये चीज आ गया है, ITR 4 में भी है। सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स ये टैब आया है, ये भी आपको पूरा अच्छे से फिल करना पड़ेगा। E6 इसको भी अच्छे से फिल करना पड़ेगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर अगर आपका जो नेट रिसिप्ट है आपका यहाँ पे है, हाँ इसमें E1 एंड E2 अपने पढ़ते हैं, ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट E1 लिमिटेड टू ₹2 करोड़, हाउएवर इफ EB और C मिला के और लेस देन और इक्वल टू 5% होता है, इन दैट केस आपका एक्सटेंड हो गया है लिमिट 3 करोड़। मतलब अगर सोचिए आपने हम लोग पहले लिमिट क्या था 2 CR फॉर बिजनेसमैन और 50 लाख फॉर प्रोफेशनल्स जो लोग हैं, ठीक है, प्रोफेशन का इनकम, तो ये लिमिट को 3 करोड़ मान लिया जाएगा अगर आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 95% से ज्यादा है तो, ठीक है, या फिर बताया जाए कैश ट्रांजेक्शन लेस देन इक्वल टू 5% है तो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी अगर इसको हम 75 लाख मान लेंगे, आप 75 लाख तक कीजिए, मतलब 75 लाख तक क्या आप अपना डिजिटली ट्रांजेक्शन अगर ले रहे हैं सेम 95% या उससे ज्यादा, तो इन दैट केस 95% या उससे ज्यादा, तब आपका लिमिट हो जाएगा 75 लाख, या फिर आपके लिए रहेगा 50 लाख का ही लिमिट रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चेंजेस था आपके लिए, ओके। अच्छा और जो मैं आपको बता दूं ITR 1 में जो भी ATC वगैरह ये सब जो है ना, ये अब ड्रॉप डाउन फैसिलिटीज हो जाएंगे, वो तब आप जब करेंगे तब आपको पता चलता रहेगा। तो ये था एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए एंड डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग द चेंजेस इन ITR 1 एंड ITR 4। इसके लिए अगर कुछ भी क्वेरी रहेगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।